उसको छोड़ दीजिए और आप शासन चलाइए। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व पर अगर प्रकाश डालें तो ये पहला है जिसने धर्म से राजा के सिस्टम को अलग किया। कहा देखो धर्म चलाना है तो ठीक है, वो लोग मौलाना और बाकी लोग चलाओ, राजपाट कैसे चलेगा इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी पहली बार वो पाठ से छांट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, विश्व विजेता की बात जो इसने सोचा, सिकंदर ए शानी सिक्के पर जो छपवाया, अलाउल मुल्क ने कहा कि हुजूर बहुत बढ़िया सोचे हैं, लेकिन शुरुआत भारत से हो, पहले आप भारत जीतिए और भारत जीतने के बाद विश्व जीतिए। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि बहुत बढ़िया ही कर रहा है, एकदम सही है। और इसका भाग्य अच्छा था, इसके कई बड़ा योग्य सेनापति थे, जफर खां, उलुग खां, नुसरत खां। ये सब जो देख रहे हो, नुसरत खां, बाद में एक और व्यक्ति इसका आ जाएगा मलिक काफूर, ये सब इसके बहुत योग्य सेनापति। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम चाहते हैं कि आप एकदम अब सुनोगे हमारे साथ, 5 मिनट आपका ध्यान चाहिए अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा है जिसने कहा कि विश्व विजेता तभी होगा जब हम सैन्य सुधार करेंगे। घोड़ा ही बदल देता है और इसीलिए हमको घोड़ा नहीं बदले, दाग एवं हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। पूछेगा सबसे पहले दाग प्रथा, हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी हो। दाग क्या है तो आपको ध्यान रखना है, घोड़ा पर गर्म लोहा से एक चिन्ह छाप दिए जाते थे और जब वो चिन्ह छप गया तो घोड़ा का जख्म जब सूखेगा तो चिन्ह रहेगा। उस चिन्ह वाला घोड़ा अगर किसी व्यक्ति के पास आ गया मृत्युदंड मिलेगा। यानी राजा का घोड़ा को कोई खरीदे नहीं, इसके लिए दाग प्रथा। सेना जिसकी बहाली हुई वे स्वयं रहे, इसके लिए हुलिया प्रथा है। और दाग और हुलिया प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक भू राजस्व तय किया 50%। इसके समय टैक्स सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, घड़ी कर, चराई कर, जानवर चल रहा है उस पर भी टैक्स है, घर बनाया है उस पर भी टैक्स है। सबसे ज्यादा टैक्स अगर है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। सेना को नगद वेतन दिया, पहली बार केंद्रीय सेना बहाल किया और इसी ने लूट के धन जो खम्स है उसमें सेना को कहा कि 20%, अपने 80%। बाकी राजा सेना को ही 80 देते थे, यानी धन से भी काफी मजबूत। इसने कहा अमीर कोई भी समारोह न करे, अमीर रहे ही नहीं क्योंकि विद्रोह वही करता है। पूरे अमीर को एकदम शांत कर दिया। खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये सब राजस्व वसूल करने वाले लोग थे, सबकी स्थिति ऐसा कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि खूत, मुकद्दम, ये सब जो अधिकारी थे उनकी पत्नियां दूसरे के यहां बर्तन मांजने जाती थी। इतनी खराब स्थिति अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। फिर भी इसके समय कोई विद्रोह नहीं हुआ, सेना को कम से कम दिया। कारण अलाउद्दीन की बाजार नीति है। इसने एक ऐसा बाजार नियंत्रण किया, दीवाने मुस्त खराज। एक दीवाने मुस्त खराज इसके विभाग है और दीवाने मुस्त खराज एक ऐसा बाजार है। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र राजा है जो जब तक रहा इसने कहा कि कोई भी वस्तु का कीमत फिक्स है, इससे ज्यादा कीमत नहीं बढ़ेगी। हुलिया का मतलब चेहरा होता है, नाक पर कटा, कहां तेल, ये सब हुलिया कहते। अब सोच सकते हो कितना आश्चर्य है, उस जमाने में बाजार नियंत्रण की बात अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है और कह रहा है कि कीमत फिक्स होगा, वो एकदम नहीं बढ़ेगा। और ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा इसने एकदम शांति व्यवस्था स्थापित कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है अब एकदम महत्वपूर्ण बात, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान से क्वेश्चन रहेगा। इसने उत्तर भारत भी जीता, दक्षिण भारत भी जीता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत जीतने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात एकदम सुन लेना। दक्षिण जीतने वाला सुल्तान हटा देगा, पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा है जो दक्षिण जीता है। पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है जिसने दक्षिण विजय किया और इसीलिए इसका पूरे विजय इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में अगर विजय की बात करें तो ये सबसे पहला विजय मुल्तान विजय किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी का पहला विजय कब हुआ? तो 1296 में हेड बना, मुल्तान पे इसका पहला विजय। क्यों मुल्तान पे पहला विजय? क्योंकि यहीं पर जलालुद्दीन खिलजी का बेटा अरकली खां हेड है और जैसे ही देखा कि हम जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की है। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर हरियाणा में। ये हमारा खिलजी की हत्या की है, उसका बेटा अरकली खां विद्रोह कर देगा और इसीलिए मुल्तान में इसने जफर खां को भेजा और अरकली खां की हत्या कर दी। और यहां पे उलुग खां, इसका जो सेनापति है, उलुग खां गया और उलुग खां मुल्तान विजय कर लिया। मुल्तान जीतने के बाद तब 1299 में हम लोग देखेंगे गुजरात विजय, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट विजय। यहीं से एक व्यक्ति पकड़ा के 1000 दिनार में खरीदा के आता है, जिस व्यक्ति का नाम आपने सुना, मलिक काफूर है। यहीं का राजा है कर्णदेव। कर्णदेव भाग गए रामचंद्र देव के पास, इनकी पत्नी पकड़ी गई, देवल देवी हम लोग देखेंगे, कमला रानी, ये सभी इनके परिवार के सदस्य, हम लोग उनकी कहानी अलग पार्ट। लेकिन इसी गुजरात विजय में 1000 दिनार में मलिक काफूर खरीदा के आया और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत योग्य सेनापति बना। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुजरात विजय के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है खिजराबाद किसका नाम हुआ? एक और आपका 1300 अगले ही साल रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय स्वयं अलाउद्दीन खिलजी किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमीर देव यहाँ के हेड थे और हमीर देव पर हमला करने नुसरत खां गया और इसी में नुसरत खां मारा गया। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव की हत्या करके रणथंभौर को कब्जा किया। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है 1303 का मेवाड़ विजय। ये दरोगा वगैरह के परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के राजा रानी सबका नाम आप सुने हो, यही मेवाड़ में राजा थे राणा रतन सिंह और इन्हीं की पत्नी है पद्मावती।
मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखा पद्मावत, और इसी में था राणा रतन सिंह मारे गए, पद्मावती जौहर व्रत कर ली, और यही मेवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद इसको अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ का हेड बनाया और मेवाड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जगह को जीतने के बाद उसने नाम खिजराबाद रखा। देखो बाकी का विजय अभियान नहीं आएगा, अलाउद्दीन खिलजी का एकदम पूछा जाएगा, और इसीलिए आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। दक्षिण भारत में पूरा आपको एक कहानी केवल ध्यान रखना है, दक्षिण के पूरे विजय को अकेले मलिक काफूर ने पूरा किया। एक व्यक्ति सिंगल मैन, वारंगल का राजा प्रताप रुद्रदेव, कोहिनूर हीरा इसी समय गिफ्ट किए। इस समय यही रामचंद्र देव पकड़ा के दिल्ली गए और उनको रायन की उपाधि दिया गया, किस लिए? ताकि दक्षिण भारत में हमारा सहयोग करे, और इस तरह से पूरे दक्षिण भारत जीतने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब बड़ा एक दुर्भाग्य कहिए, अलाउद्दीन खिलजी जब मरा तो यही जो पूरे जीतने वाला देख रहे हो मलिक काफूर, तबाही मचा के रख दिया। इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की आंख निकाल ली, किसी की हत्या कर दी, और सिहाबुद्दीन उमर छोटा बेटा है उसी को हेड बना के स्वयं उसका नायब बन गया। 35 दिनों तक तांडव मचा के रखा। वो तो एक अच्छी बात थी कि सतना के किले में अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा है मुबारक खिलजी, और यही मुबारक खिलजी कैद था, वही छूटा, मलिक काफूर की हत्या हुई, और मुबारक खिलजी यही ऐसा है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे, अपने को खलीफा किसने घोषित किया? मुबारक खिलजी। और इसका अंतिम शासक खुसरो शाह है, और खुसरो शाह के बाद ये कंप्लीट खत्म हो गया। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अब तो बहादुर खत्म है, अब क्या है? खाली तुगलक, सैयद, लोधी, खत्म। अब थोड़ा देर आपका एकदम ध्यान केंद्रित एक जगह चाहिए, सारे बच्चे को बोर्ड पर ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी है तुगलक। तुगलक में ध्यान दीजिए, इतना दूर तक साम्राज्य ले जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक, इतना दूर साम्राज्य फैल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और इसीलिए ये कहेगा दिल्ली ठीक नहीं है, दक्षिण महाराष्ट्र दौलताबाद ठीक है, वही देवगिरी राजधानी चेंजिंग होगी। तुगलक वंश में अभी जस्ट हम लोग सुनेंगे, धीरे धीरे आपका एकदम क्लियर होते जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी बड़ा ट्विस्टिंग है। सबसे ज्यादा मंगोल को आक्रमण को विफल किया, मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय, और विफल करने वाले यही थे, और इसीलिए इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण किया। गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक, किस लिए? मंगोलों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने नहर का डेवलपमेंट कराया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहर का डेवलपमेंट करने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो आपको ध्यान रखना है गयासुद्दीन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका निजामुद्दीन औलिया से विवाद था, और यही निजामुद्दीन औलिया से विवाद में जब वो बंगाल से लौट रहा था तो निजामुद्दीन औलिया इसी के लिए बोले थे, हुनूज दिल्ली दुरस्ता, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और इसी के बेटे जौना खान ने लकड़ी का एक मकान बनाया था, और वही मकान इसी पे गिर गया, और इसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दो व्यक्ति की मृत्यु बड़ा इंपॉर्टेंट है, घोड़ा से गिर के कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मकान किस पर गिर गया? तो ध्यान रखना, मकान गिरने से दुनिया से गया कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो मकान गिरने से मर गया गयासुद्दीन तुगलक, और ये मकान बनाने वाले इन्हीं के इंजीनियर बेटा है, और उस इंजीनियर बेटा का नाम अभी आप लोग जानते हो, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी है, जिसको मुख्य रूप से जौना खां कहते। अब जरा ध्यान से सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां इनका नाम है। ये इतना बढ़िया है कि मैक्सिमम रिसर्च करने वाले राजा है, इतना रिसर्च कि कई बार अतुल प्रसाद जी को हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, बीपीएससी में भी उसी तरह का रिसर्च करते हैं, पूरे रिसर्च सेक्शन में ही गए। इनको पगला सुल्तान कई लोग कहते हैं, ऐसे पगला नहीं थे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। ये ऐसे सुल्तान हैं, हिंदुओं के पर्व होली में भी दरबार में उत्सव मना लेते थे। आपसे कभी भी पूछेगा कि होली पर्व मनाने वाला दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके समय अंतिम मंगोल आक्रमण तर्माशरीन के नेतृत्व में है, तर्माशरीन अंतिम मंगोल आक्रमण। इसके बाद मंगोल का आक्रमण बंद हो जाता है, नहीं होता है। पूछा जाएगा किसके समय अंतिम मंगोल आक्रमण है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझो, इसने कृषि के डेवलपमेंट के लिए, बिन तुगलक समझदार राजा, इसने देखा कृषि से ही इनकम है, क्यों नहीं किसी पर रिसर्च किया जाए, और इसने एक विभाग बनाया दीवाने कोही, और इसने कहा दीवाने कोही में रिसर्च करो नए नए सिस्टम का। और जब इसने रिसर्च करने के लिए काफी फंड रिलीज किया, इतने घोटाला हुए कि सब पैसा खा गया, कृषि में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं होने से बंद हो गया। दूसरा बेचारा इसने किया दोआब में टैक्स वृद्धि, नदी किनारे के बीच के क्षेत्र में टैक्स 50% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी हर जगह 50 रखा था, कोई ज्यादा भी नहीं बढ़ाया, लेकिन जिस साल बढ़ाया उसी साल अकाल हो गए, अगला साल सुखाड़ हो गए, और जहां बेचारा टैक्स के लिए बढ़ाया था लोग भूखे मरने लगे, ये दोआब में टैक्स वृद्धि भी इसका वापस हो गई। इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को चेंज किया कि दक्षिण भारत रहेंगे तो पूरा मॉनिटरिंग होगा, दिल्ली ठीक नहीं है, देवगिरी महाराष्ट्र उसी का नाम दौलताबाद है। अब 1326 में 13 दूनी 26 दिल्ली से दौलताबाद, लेकिन वहां भी इसको लगा बेकार आ गया, दक्षिण डिस्टर्ब है। 1335 में फिर कहा दौलताबाद से दिल्ली। यदि कोई राजा कोई काम करे और फिर बैक गियर धरे
तो आप समझ लेना कि वो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम है। और इसका ये भी प्लान खत्म हो गया। जैसे ही दिल्ली गया, फिर इसका विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, दक्षिण आजाद हो गए। देखो दक्षिण आजाद हो गए। बड़ा बढ़िया इसने एक रिसर्च किया था उस जमाने में, सांकेतिक मुद्रा। ऐसा रिसर्च कोई नहीं उस समय किया इंडिया में। सांकेतिक माने संकेत है कि 100 रुपया है, बनाने में 100 रुपया का खर्च नहीं है, 4-5 रुपया का ही खर्च है। और इस सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला भारत का राजा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पहले चीन में कुबले खां चलाया था। और सोचो कि इसने सांकेतिक मुद्रा में इसने कहा कि चांदी जमा करो, तांबा का ही मुद्रा नया हम बनाए हैं, उसका दाम चांदी के बराबर है, ये वाला नहीं चलेगा। उसने दिमाग लगाया कि हमारे यहां एकदम पूरे चांदी खजाना में भर जाएगा। और सबसे लाइन लगवा लगवा के, कैसे मोदी जी कहे भाइयों बहनों अब ये नोट नहीं चलेगा, लोग लाइन लगा लगा के जमा कर दिया। वैसे ही चांदी नहीं चलेगा, जमा, तांबा ले जाओ चलेगा, और तांबा का मूल्य चांदी के बराबर होगा, चलने लगा। लोग देखा कि वाह, ये मुद्रा बनाने में 10 रुपया का खर्च है, कीमत 100 रुपया है। हर घर में टकसाल हो गया, हर घर में टकसाल। टकसाल मैंने सिक्का बनाने वाला मशीन। इतना बढ़िया से लोग नकली सिक्का बनाने लगा कि बिन तुगलक को ही पता नहीं चल रहा था कि ओरिजिनल कौन है, मेरा वाला कि उधर वाला। और फिर इसको लगा कि नहीं गलती किए हैं, इसने कहा नहीं नहीं तांबा जमा करो, चांदी ले जाओ। और फिर ये जमा हुआ, ये ले गया, तो लोग नकली बना बना के इतना जमा किया कि बेचारा का अपना चांदी भी खाली होने लग गया। और ये सभी इसका जो देख रहे हो, ये सभी इसका फेलुअर सिस्टम। इसी कारण से एक इतिहासकार है बदायूनी, और बदायूनी बाद में लेनपुल ने भी कहा ऐसे में बदायूनी ने इनके बारे में जब ये मरे तो बदायूनी ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गया, दोनों फ्री हो गए। राजा परेशान था कि इतना नालायक प्रजा नहीं देखे हैं, सिक्का नकली बना देता है, और प्रजा परेशान है कि इतना नालायक राजा नहीं देखे हैं, जब चाहता है सिक्का बदल देता है। दोनों परेशान थे। तो बदायूनी ने कहा कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो देख लीजिए, ये मुक्ति हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने। अब यही आते हैं फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है, ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मंगोल हम बिल्कुल अलग से करेंगे, कैसे हमला कर रहे थे मंगोल हम बिल्कुल डिटेल अभी जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक में बहुत इंपॉर्टेंट बात अब एकदम हम चाहते हैं गट्ठर बांध लो, सारे बच्चे का एकदम दिमाग में स्टेप आ जाना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक हिंदू मां का संतान है। कई बार क्वेश्चन देता है कौन सुल्तान हिंदू मां का है? बीबी नैला इसकी मां का नाम है, बीबी नैला। और बीबी नैला हिंदू थी। और कोई भी राजा अगर हिंदू मां का संतान होगा तो समझना कि वो कट्टर होगा, कारण उस पर उंगलियां लोग उठाएंगे कि मां हिंदू है। और इसीलिए वो कठोरता से शरीयत के कानून का पालन करवाएगा। और इसीलिए सिंध के थट्टा क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है, इसलिए राज्याभिषेक भी पूछा जाएगा। ये पहला राजा है जिसने 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया। Introducing One Power Readers, the revolutionary patent-pending readers with flexible power. America राजा है जिसने 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया और कहा कि शरीयत के अनुसार से सिर्फ 4 कर लगेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझते जाना। फिरोज शाह तुगलक पहला मेन राजा है जो घड़ी कर, चराई कर, एक्स्ट्रा जो भी कर है सब खत्म किया और कहा सिर्फ 4 कर, जजिया, जकात, खम्स और खराज। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया कि ब्राह्मण पर भी जजिया लगेगा, कमाने वाले पर जजिया लगता है। ओरिजिनल कमाई ब्राह्मण का है, लेकिन हिंदू धर्म में लोग कहे कि ब्राह्मण कमाते नहीं है, दान लेते हैं, और दान लेना कमाई नहीं है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक कहा कि नहीं, ओरिजिनल कमाई वही है और इसलिए जजिया लगेगा। लेकिन बाद में इसने छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नहरों का डेवलपमेंट फिरोज शाह तुगलक के समय। ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा में देखो 5 नहरों का जिक्र इसके समय होता है और इसने अलग से सिर्फ सिंचाई कर लगाया। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंचाई कर को क्या कहा गया? हक्के सर्व कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हक्के सर्व क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सर्व सिंचाई को कहते हैं और उसी के हक में 1/10वां भाग हक्के सर्व सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक लेता था। अब ये स्नातक लेवल के परीक्षा के लिए अच्छा क्वेश्चन है, हक्के सर्व, तो ये एक सिंचाई कर है फिरोज शाह तुगलक के समय। इसके समय सबसे अधिक गुलाम थे। इसने दीवाने बंदगान एक अलग विभाग बनाया था। ये मुस्लिम लड़कियों के शादी के लिए दीवाने खैरात एक विभाग बनाए थे, जिससे दान देते थे। तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ये सभी फिरोज शाह तुगलक के अलग अलग डिपार्टमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, तुगलक वंश के पतन का कारण तैमूर लंग का आक्रमण है। और इसीलिए तैमूर लंग के आक्रमण से त से तुगलक, त से तैमूर, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और इसी से तुगलक डायनेस्टी का पतन हो गया। अंतिम राजा इसके नासरुद्दीन महमूद रहे। और तैमूर लंग क्या किया, जब ये भारत आया तो ये अपना वफादार व्यक्ति, उसी को कहा कि तुम ही को मेन देखना है, और इसी को इस क्षेत्र में एक नया व्यक्ति को शासक बनाया। और इसी व्यक्ति का नाम खिज्र खां है, जहां से सैयद वंश शुरू होता है। और बहुत ही छोटा स्टेप सैयद वंश का है। और देखो सैयद वंश आपको जान के आश्चर्य होगा, बस ये छोटका इतना ही दूर सैयद वंश, बाकी पूरे का पूरे राजपूत शासकों का शासन, लोधी, फिर अंतिम जौनपुर और हल्का यूपी, पूरे लास्ट यहां तक ये पूरे हल्का बिहार, ये लोधी टच करें। अब यही जो देख रहे हो सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश बहुत हल्का है, सिर्फ सुनना है एक बार क्लियर। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां,
दो राजा ऐसा हुआ जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, उसने सिर्फ मलिक और सिपा सलार की उपाधि लिया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कभी नहीं कहा कि हम सुल्तान है, खलीफा के अधीन है, उसने कहा कि भाई हम गोरी के आदमी है। और दूसरा है खिज्र खां, इसने भी कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां। इसने भी मामूली उपाधि केवल लिया, रैयत आला। सिपा सलार, शाहरुख का अपने को सिपा सलार कहा, जो तैमूर लंग का पोता था। इसी के बाद इसका बेटा है मुबारक शाह। मुबारक शाह दो है, एक मुबारक खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसने स्वयं को खलीफा कहा। लेकिन यहां मुबारक शाह जो देख रहे हो ये विद्वान है, और ये मुबारक शाह जो देख रहे हैं इनके समय एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, तारीखे मुबारक शाही। तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही। अब आपसे कभी भी पूछेगा तारीखे मुबारक शाही तो समझना कि वो याहिया बिन सर हिंदी, याहिया बिन सर हिंदी इसके लेखक हैं, और इसमें मुबारक शाह का उल्लेख किया गया। और इसी के बाद अगला है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने पहली बार, एक अफगान है और इस अफगान का नाम है बहलोल लोदी, इसको अपना पुत्र कहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट समझना, तुर्क लोग अफगानों को नहीं लगाते थे, और ये पहला तुर्क है मोहम्मद शाह जिसने एक अफगान बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा है। और इसी का बेटा है अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम राजा है, वो अपने वजीर के डर से भाग गया। और यही बहलोल लोदी ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो भारत में अफगान साम्राज्य का संस्थापक है। अब यहां से लोदी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सुनेंगे। पहला व्यक्ति है बहलोल लोदी, सबसे लंबे समय तक शासन किया और भारत में अफगान राज्य का संस्थापक है। आपको कभी भी देगा अफगान राज्य का संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। ये बेचारा जिस समय राजा बना चारों तरफ तुर्क ही तुर्क है। ये अफगानियों को खबर भेजा कि तुम्हारा भाई हेड बना है, तुम अफगानी भारत आओ, तुमको हम राजा बनाएंगे। कहते हैं कि अफगानी टिड्डों की तरह भारत आए। इतने अफगानी भारत चल दिए कि लोग कल्पना नहीं किया था उतना अफगानी आया। सबसे लंबे समय तक 43 साल शासन किया, इससे ज्यादा कोई शासन नहीं किया। अफगानी कल्चर इसका बिल्कुल अलग था, जमीन पर नीचे बैठना, सिंहासन पर नहीं बैठता, सरदारों के साथ नीचे ही बैठ के शासन करता बहलोल लोदी, और इसीलिए सबसे लंबे समय तक शासन किया। इसी के बाद बारी आती है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके समय सबसे ज्यादा खतरा जो था राजपूत शासकों से था, और इसीलिए इसने कहा दिल्ली ठीक नहीं है, राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए यहां ठीक है। और इसने आगरा शहर की स्थापना 1604 में किया और 1606 में दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा बना लिया। देखो राजधानी चेंजिंग 3 बार, पहला लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश दिल्ली बनाया, और आगरा हम लोग सिकंदर लोदी का देखे, और फिर आगरा ही कंटिन्यू अभी चलते जाएगा। सिकंदर लोदी भी बड़ा विद्वान है, और इसने एक फारसी में अपनी कविता भी लिखा, गुलरुखी। इसका मूल नाम क्या है सिकंदर लोदी का, निजाम खां। आपको कई बार मूल नाम भी पूछता है, तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है, निजाम खां। और तब लास्ट हम लोग इसी में देखें, सिकंदर लोदी के बाद बारी है इब्राहिम लोदी का, और इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग जानते हैं इसी का मेन लड़ाई चल रहा था राणा सांगा से। राणा सांगा इसके मेन लड़ाई वाले, और 2 लड़ाई है, एक खातोली का युद्ध और एक बकरौल का युद्ध। खातोली की लड़ाई में इसको हराते हैं राणा सांगा, बकरौल में ये हरा देता है, और यही बकरौल में हराने के बाद राणा सांगा बाबर को निमंत्रण देता है। और 1526 में आपको मालूम है एक लड़ाई होती है, 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी की लड़ाई है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में ही शहीद हो जाता है, लड़ाई क्षेत्र में ही मरने वाला। आपको कभी भी कहेगा युद्ध के मैदान में शहीद होने वाला सुल्तान सिर्फ एक है, इब्राहिम लोदी। सुल्तान शब्द बोले हैं इसलिए यही आएगा। अब यहां तक का फेज हम समझते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब मेन बंधन राउंड चलाएंगे। बंधन राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो टीचर जल्दी नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट में कोई कमी ना रहे, इतना मजबूत बंधन रहे कि लगे कि सर अब सल्तनत से कोई क्वेश्चन है तुम बनाना, हर क्वेश्चन में तुम मुझे याद करो कि घुमाया तो था लेकिन सर ने पढ़ाया था, आंसर ए होगा। और इसी तरीके का आपको मुगल कर देंगे, एक क्लास में मुगल कंप्लीट होगा। और इधर डेली क्लासेस होगा यूट्यूब पे क्लास के लिए, आप टेलीग्राम पे सारे बच्चे विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर अवश्य जुड़े रहोगे। कल और धुआंधार क्लास लेने वाले हैं, और सारे बच्चे जो वहां से हैं एकदम लगेगा कि धीरे धीरे स्टेप हमारे एकदम क्लियर होते जा रहा है। यहां तक एकदम क्लियर है तो जो नालायक अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है वो नालायक लोग लाइक बटन दबा लीजिए। और तब अब मेन बंधन राउंड को जस्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं, एकदम मजेदार फेज में हम लोग इस सफर को फिर तय करेंगे। थोड़ी देर का और सफर है, और बहादुर एकदम बहुत ही बढ़िया से आप लोग यहां तक समझ रहे थे और यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो टाइम क्लास के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, वहां से बिल्कुल टाइम क्लियर हो जाएगा। ये बताएं यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आया, आपको बहुत अच्छा लगा तो हमें भी कमेंट्स में जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगता है। वो आपके उस कमेंट से ही हमारा खुराकी मिल जाता है कि हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है। आपके एकदम लगे कि हाँ सर इसको आपने आसान बना दिया, बस हो गया, हम तो उसी के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक कोशिश है, जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनका एकदम आसान हो जाए, सल्तनत काल मुगल काल एकदम डर खत्म हो जाए कि हाँ सर एकदम डर खत्म हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस फेज को आगे की ओर बढ़ाएं, तो चलिए जरा ध्यान दें, सारे बच्चे अब कमेंट्स बंद कर लीजिए, एकदम बढ़िया से सुनो। सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, खूब बढ़िया से सारे बच्चे को ध्यान हमारे साथ देना। सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन में मुद्रा
कृषि, सिंचाई, व्यापार, नगर, कई मुद्दे पर हम आपको पढ़ाएंगे। और जो बच्चे एकदम अभी हमारे साथ ध्यान दे दोगे उनको लगेगा कि हाँ एकदम सर क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले मुद्रा प्रणाली पर आए। देखो क्वेश्चन जो बनेगा, ई वाला नहीं पढ़ेगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर खाली कहानी से क्वेश्चन नहीं रहता। ये जो अभी दे रहे हैं बड़ा ही सिस्टम है और इसको एकदम ध्यान से समझना। मुद्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है, गोरी जिस समय हमला किया तो उस समय के मुद्रा पृथ्वीराज चौहान का मुद्रा था और उसमें किसी पर लक्ष्मी के चित्र थे, किसी पर अन्य हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। और इसी कारण से बड़ा इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी, शिव के नंदी, ये सभी चित्र वाले सिक्का गोरी के समय चलते रहा, क्योंकि टकसाल स्थापित नहीं हुआ। इल्तुतमिश पहला है सुल्तान जो शुद्ध अरबी सिक्का लाया और इसीलिए गोरी के सिक्का पर हिंदू देवी लक्ष्मी का, नंदी का चित्र मिल जाते हैं और इसमें गोरी का नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित है। अब दोनों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर हिंदू देवी देवता के चित्र मिलते हैं? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो मुस्लिम शासक अस्थायी नहीं रह पाया, इसीलिए मिल गया, अचानक वो मर गया 1206 में। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर हिंदू देवी देवता के चित्र मिले? तो गोरी। गोरी का नाम सिक्कों में क्या मिला? मोहम्मद बिन शाम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा 4 साल ही रहा, ये कोई सिक्का नहीं चला पाया। बहुत इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसने पहली बार चांदी का टंका और तांबा का जित्तल चलाया। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। और इसी के समय टकसाल का नाम कहां का टकसाल है वो रहा। और अच्छा गहराई लेवल का क्वेश्चन, टंका अनुपात जित्तल 1:48 में था। 1:48 का मतलब चांदी के एक टंका से 48 तांबा के जित्तल हो जाते थे। 1:48 में टंका और जित्तल का रेशियो है। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे। तो कभी भी टंका है, जित्तल है, अनुपात पूछे, इल्तुतमिश में क्लियर हो जाना। यही सिक्का कंटिन्यू चल रहे थे। फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी चांदी के बड़े सिक्के लाए। अद्धा नाम ही है, अद्धा माने आधा आधा मिलाया गया, चांदी और तांबा मिला के अद्धा, बीक। ये सभी सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। तो शशगनी किसके सिक्का थे? चांदी के। टंका किसके सिक्का है? तो चांदी के। ये बात मुद्रा प्रणाली में बिल्कुल क्लियर रखेंगे। अगला कृषि की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझना। कृषि के लिए हम लोगों को यह ध्यान देना है कि खेती में अब राजा मुख्य रूप से जो कर लगाते थे, आपको मालूम है जकात कहते, ये धर्म का कर था। कृषि पर जो लग रहे थे उसको खराज कह रहे थे। खराज एक भूमि कर था। मुस्लिम के द्वारा जो लिए जाते थे उसको उस्र कहते थे, वो भी एक भूमि कर थे। खराज थोड़ा ज्यादा थे और उस्र थोड़ा कम थे। सबसे इंपॉर्टेंट भूमि की बात और सिंचाई की बात हो जाए। देखो जो खराज है, जहां से राजा खराज टैक्स वसूलते थे, वो खराज भूमि है। और एक था मवास भूमि, इस पर टैक्स नहीं वसूलते थे, इस पर हमला करके लूट मार मचाते थे। उस पर हमला नहीं होता था, मवास भूमि पर हमला होते थे, इस पर टैक्स लोग नहीं देते। और खराज भूमि कई तरीके के थे। एक भूमि का नाम था खालसा भूमि। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पूछेगा किस सुल्तान ने खालसा भूमि को बढ़ाया। और जो लड़के एकदम इस बात को नहीं समझ रहेगा उनको क्लियर नहीं होगा। खालसा भूमि का मतलब है जिस भूमि पर जो इनकम होगा सीधे राजा को मिलेगा, वो खालसा भूमि। इस समय भूमि का दूसरा नाम है वक्फ भूमि। वक्फ भूमि, इनाम भूमि, ये सब भूमि के टाइप्स थे। मिल्क भूमि, इक्ता भूमि, ये देखो सब टाइप्स हो गया। अगर अधिकारी को वेतन के बदले भूमि मिला है तो उसको इक्ता भूमि कहते। अगर पेंशन के लिए मिला है तो इनाम भूमि। इनाम भूमि, राजा कुछ दे दिया है गिफ्ट में तो मिल्क है, मिल्कियत जिसको कहते, ये राजा के द्वारा प्रदत्त है। धर्म के लिए जो भूमि मिलता है उसको वक्फ भूमि कहते हैं। आज भी सुनोगे कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ का नाम सुनते ही समझ लेना कि धर्म का, मस्जिद के लिए या अन्य धार्मिक काम के लिए अगर भूमि दिया जाए तो इसको वक्फ भूमि कहते हैं। तो देखिए धर्म के लिए जो भूमि मिला वक्फ है। डायरेक्ट राजा के पास तो खालसा है, इनाम, मिल्क और इक्ता, ये आपका वेतन के मद में है तो इक्ता। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसे इक्ता, इसे इल्तुतमिश। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, किस राजा ने इन सभी भूमि को कम किया और खालसा भूमि को बढ़ाया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी सब जमीन को छीन लिया, खालसा को बढ़ाया कि डायरेक्ट हमको इनकम आए। खालसा को बढ़ाने वाला कभी भी पूछेगा तो ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो ये आपका भूमि का टाइप्स हो गया। सिंचाई की बात में आपको हमने बता दिया, नहर की बात, पहली बार नहर का डेवलपमेंट किसने किया? तो आपको जस्ट अभी बताए थे कि पहली बार नहर का डेवलपमेंट किसने किया और सबसे ज्यादा नहर का डेवलपमेंट किसके समय हुआ? जल्दी से आंसर दे दो। और वही नहर से टैक्स लगा, सिंचाई कर, और इस सिंचाई कर को क्या कहे ये भी आपको हमने समझाया, हक सर्व। हक सर्व एक सिंचाई कर है। हक सर्व एक सिंचाई कर है। और आप अभी देखें सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहले नहर का विकास, और सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल ये आपका सिंचाई का संबंध भी क्लियर हो गया। अगला नंबर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग चल रहे हैं व्यापार। घोड़ा मध्य एशिया से आते थे, चांदी भी पश्चिम एशिया से आते थे। निर्यात में यहां से अनाज और सूती वस्त्र होते थे। बंगाल सूती वस्त्र मलमल के लिए फेमस था। ईरान से कालीन कला यहां आया। मोहम्मद हबीब एक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ एक लेखक है मोहम्मद हबीब। वो सल्तनत काल को तृतीय नगरीकरण का काल कहते। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा को कहते, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद को कहते, और तृतीय नगरीकरण ये हबीब जी कह रहे हैं कि सल्तनत काल में।
कई नगरों का विकास है। इस समय गुलाम वंश में दिल्ली का एक खास हिस्सा बड़ा फेमस हुआ और दिल्ली का यह हिस्सा महरौली है, जिसको पुरानी दिल्ली कहते। दूसरा खिलजी वंश आया, मंगोलपुरी, सीरी, हौज खास, एक खिलजी वंश के समय यहां डेवलप हुआ। तीसरा जब तुगलक आया तो तुगलकाबाद, जहां पनाह नहर, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज शाह, कोटला मैदान दिल्ली में सुनोगे। इस दिल्ली में ही 5 सेंटर, पूरे दिल्ली का डेवलपमेंट जो देख रहे हो ये पुरानी दिल्ली है, ऊपर फिर नई दिल्ली होगा और ये सब डेवलपमेंट सल्तनत काल में। अगला नंबर, कई नगर की बात करें, फिरोज शाह तुगलक के समय जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, कई नगर की स्थापना है। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया और 6 में आगरा को राजधानी बना दिया। अगला नंबर हम लोग देखें, राजधानी, जल्दी बताओ, लाहौर राजधानी किसके समय था? फटाफट। तो आपको सब पढ़ा हुआ है, केवल एक रिवीजन में है ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। इसको हम डोर लेवल ढलिया कहते हैं, दीवार उठा के हम डोर ढाल देते हैं ताकि एकदम मजबूती मिल जाए। जल्दी से सारे बच्चे, ज्यादा देर का नहीं है, केवल थोड़ा अभ्यास करना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। लाहौर किसकी राजधानी रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली पहली बार राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश। बहुत ही बढ़िया। आगरा पहली बार राजधानी किसने बनाया? जल्दी आंसर दो। तो सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर लोदी ने पहली बार आगरा राजधानी बनाया। ये राजधानी से तीनों क्वेश्चन आपको आएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। सल्तनत काल के सांस्कृतिक जीवन, थोड़ा इसमें समझना है, बहुत बढ़िया, थोड़ा समझना है। मैं चाहता हूं 5 मिनट एकदम मुझे दे दो, बढ़िया से 5 मिनट दे दो। देखो, सांस्कृतिक में स्थापत्य और साहित्य पढ़ेंगे। स्थापत्य में देखो, भारतीय शैली को त्राबियत शैली कहते। इसमें क्या है? छत ढालने में सहतीर का प्रयोग होते थे। सहतीर का मतलब गांव में देखे होंगे, तार के पेड़ काट काट के उसके सहतीर बनाते थे। मकान के लिए छज्जा बनाते थे। डोर लेवल जो देखते हो कि कहीं हमारा दरवाजा है तो वहां पे छज्जा ढाल दिए, डोर लेवल दे दिए, ये भारतीय शैली। लेकिन जो इस्लामिक शैली है उसको अर्कुएट शैली कहते हैं। इसमें पहली बार सहतीर का प्रयोग नहीं है, छज्जा का प्रयोग नहीं है, इसमें पहली बार गुंबद और मेहराव का प्रयोग है। ऐसे स्ट्रक्चर को मेहराव कहते हैं। बढ़िया से सुनेगा। आजकल भारत में इंडो इस्लामिक शैली है, भारतीय और इस्लामिक दोनों मिक्स हो गए, इसीलिए कई लोग को पता ही नहीं चलता। कोई घर पसंद आ गया तो घर बनाना शुरू कर देते। लेकिन तुमको समझना है, छज्जा अगर किसी के घर में नहीं है तो इस्लामिक शैली है। दरवाजा अगर सीधा सीधा और दरवाजा बनाए तो हिंदू शैली है। दरवाजा के लिए ऐसे मेहराव का प्रयोग कर दिए, खिड़की के लिए मेहराव का प्रयोग कर दिए, इस्लामिक शैली। और यही पहली बार इंडो इस्लामिक शैली में निर्माण हो रहा है। ये देखो, इसी को हम लोग मेहराव कहते हैं। बढ़िया से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हिंदू शैली में नहीं है, सीधे जाकर के और इसी में पावर फोकस करना। इसका नाम कभी भी कहें तो तुम कहना मेहराव है। ये मेहराव है, मेहराव है। और मेहराव का प्रयोग इस्लामिक शैली में पहली बार सल्तनत काल में प्रारंभ हो गया है। इसी के समय गुंबद बनना शुरू हो गया। ये देखो, गुंबद है। इसके पहले स्थापत्य में गुंबद नहीं है, मेहराव नहीं है। दरवाजा वगैरह देख के आप समझ पाओगे, ये इस्लामिक शैली के स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पा रहे हो, ये सब मेहराव के फेज। अब यहीं पर हम लोगों को बात समझनी है। अब स्थापत्य में ध्यान से सुनना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया। ये भारत का पहला मस्जिद है और दिल्ली के महरौली में स्थित है। जैन और हिंदू मंदिरों के अवशेष पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बना। ये भारत का पहला मस्जिद है। इसी के कैंपस में कुतुब मीनार, इसी का एंट्री गेट अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा, इसका प्रवेश द्वार है। अब नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। कई लड़के इसमें कहते हैं कुतुब मीनार क्यों बनाया गया, तो इस पर कई विवाद भी चलते हैं। ऐसे अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी, उन्हीं के यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि 4 साल ही रहा, 1 मंजिल बना के उसकी मृत्यु हो गई। बाकी के 4 मंजिल उसके निर्माण को पूरा करने वाला इल्तुतमिश है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। यह भी हम लोग जानते हैं कि यह भी एक विद्यालय ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा में कई लोग कहते हैं कि वहां 2.5 दिन का मेला लगता था और इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। ऐसे एक्चुअल में यह एक मस्जिद है। सरस्वती कंठाभरण, एक पहले विद्यालय थे संस्कृत का, सरस्वती कंठाभरण, और सरस्वती कंठाभरण जो विद्यालय है इसी को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया गया। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो गया। इल्तुतमिश, ये देखो, पहली बार मकबरा शैली के जन्मदाता इल्तुतमिश को कहते हैं। किसी व्यक्ति के मरने पर मकबरा का जो निर्माण है वो नासरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा है। इसी के नाम पर नासरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसको सुल्तानगढ़ी भी कहते हैं, इल्तुतमिश ने पहला मकबरा बनवाया। ये इल्तुतमिश का मकबरा भी इसने स्वयं ही बनवाया और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। बलवन के मकबरा में पहली बार मेहराव का प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। क्वेश्चन आएगा, पहली बार मेहराव का प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से, तो ध्यान रखना बलवन के समय हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनाया, पहली बार गुंबद का इसमें प्रयोग है। अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, ये बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। हौज एक खास, ये हौज का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा तालाब बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ये हौज खास दिल्ली में। तो तुगलक में गयासुद्दीन का मकबरा, 12 खंबा भवन मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। फिरोज शाह का मकबरा, ये सब जो देख रहे हो ये मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। लोधी में बहलोल लोधी का मकबरा और सिकंदर लोधी का मकबरा। मोठ मस्जिद, ये सिकंदर लोधी का ही एक वजीर है, उसके द्वारा मोठ मस्जिद का निर्माण किया गया। अगला नंबर हम लोग देखें, पुस्तक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अब आ जाए पुस्तक में। सुनिए ध्यान से, पुस्तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चचनामा, आपको अभी जस्ट हमने समझाया था। चचनामा पुस्तक से ही मालूम चला कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है।
चचनामा पुस्तक अरबी भाषा में है, इसके लेखक अज्ञात है, लेकिन अली कुफी ने इसका फारसी अनुवाद किया। ये इंपॉर्टेंट है। तो फारसी अनुवाद किसने किया? तो अली कुफी। चचनामा मूल पुस्तक किस भाषा में है? तो अरबी। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान दें, ताज उल माशिर ये हसन निजामी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। उल्टा क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था? तो हसन निजामी। और सल्तनत काल का पहला सरकारी जो दस्तावेज संकलन है वो ताज उल माशिर में है। तारीख फिरोजशाही वर्णी फिरोज शाह ने भी लिखा। तारीख मुबारक शाही अभी जस्ट हमने बताया था, तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? जल्दी बाकी बच्चे बता दो। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी तारीख मुबारक शाही मुबारक शाह के लिए लिखा गया। नूर सिपिहर अमीर खुसरो ने लिखा। तबकाते नासरी बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें पहली बार बिहार शब्द लिखा गया। ध्यान दीजिए, इसके पहले बिहार कहीं लिखा हुआ नहीं है। जहां हम लोग रहते हैं इस राज्य का नाम बिहार पहली बार किस पुस्तक में है? तबकाते नासरी में, जिसको मिनहाज सिराज ने लिखा। मिनहाज सिराज ने तबकाते पुस्तक लिखा। गुल रुखी एक फारसी में कविता का संकलन है सिकंदर लोदी का। तो ये पुस्तक की बात भी हम लोग देख लिए। सल्तनत कालीन प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, और हम चाहते हैं बस अब 10 मिनट और बहादुर टिकना। 10 मिनट एकदम बढ़िया से हमारे साथ रहोगे। सल्तनत काल में सेट बनाओ, कोई क्वेश्चन दिक्कत हो एकदम मैं आपके साथ मोबाइल पर भी सहयोग में रहता हूं। 8294422949। कोई क्वेश्चन में दिक्कत रहे कि हाँ सर ये वाला नहीं बना, आप क्वेश्चन का फोटो खींचो भेजो, सोल्यूशन मिलेगा। इतनी फैसिलिटी कौन देगा? हम आपके साथ हर समय, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डिबेट विवाद नहीं रहना। इतना कंसेप्ट से आपको बताया ही जाएगा। पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड भी करेंगे। तमाम बच्चे उसको बढ़िया से केवल कॉपी में लिख लो और तब कोई क्वेश्चन बनाओ, मुस्कुराते रहोगे कि सर वाकई मजा आ गया। अब जरा जल्दी से ध्यान दीजिए, सारे बच्चे को बोर्ड पर ध्यान रखना है। राजत्व का सिद्धांत पहली बार बलबन ने दिया। सिजदा और पैबोश, जिल्ले इलाही, नबायते खुदाई। जिल्ले इलाही का मतलब राजा ईश्वर की छाया है, नबायते खुदाई का मतलब राजा अल्लाह का प्रतिनिधि है, और ये सिजदा और पैबोश की प्रथा बलबन ने लाया। अलाउद्दीन खिलजी, इसने राजत्व को धर्म से पृथक किया। धर्म अलग है, राजा का अलग है। राजत्व को रक्त संबंध से नहीं जानता, इसका स्टेटमेंट है। ये राजा रक्त संबंध को नहीं जानता, हम केवल रिश्तेदारी नहीं योग्य व्यक्ति को रखेंगे, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजत्व के लिए दैवी सिद्धांत दिया। अल सुल्तान जिल अल्लाह, मतलब सुल्तान अल्लाह का जिल छाया है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कहा। और हिंदू त्योहार में भी मोहम्मद बिन तुगलक पूरे भाग लेते थे। अगला नंबर हम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रशासन की ओर आगे चले। कई विभाग है और हम चाहते हैं पूरे विभाग सारे बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। जस्ट दीवाने विजारत, सबसे मेन पद वजीर का था। वजीर प्रधानमंत्री, और वजीर के पास ही सारे डिपार्टमेंट लेखा जोखा वाला है, और इसका जो विभाग है उसी को दीवाने विजारत कहते। दीवाने आरिज बलबन ने बनाया था, इसी को दीवाने अर्ज भी कहते हैं, समझाए थे। यह सैनिक विभाग था और इसके प्रमुख आरिजे मुमालिक इसके प्रमुख होते थे, आरिजे मुमालिक। और दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना बलबन ने किया। दोनों पूछा जाएगा। दीवाने इंसा एक पत्राचार और गुप्तचर विभाग थे, और गुप्तचर के प्रमुख कौन होते थे? बरीद। आपको क्वेश्चन आएगा सल्तनत काल में बरीद कौन थे? तो ये गुप्तचर विभाग के प्रधान थे। देखो, जो लड़के दरोगा या 6 to 8 टीचर या 9-10 टीचर के लिए या ग्रेजुएशन लेवल के कहीं भी यूपी में है, एमपी में तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें गहराई लेवल पे क्वेश्चन आएगा। दीवाने रियासत, आपको ध्यान रखना है कि ये धार्मिक हेड एक विभाग है और इसके प्रधान सद्र उस शूद्र थे। अब क्वेश्चन आएगा सद्र उस शूद्र होते थे, तो ये धार्मिक प्रधान थे और धर्म के मामले में सुल्तान को सलाह देते थे, सद्र उस शूद्र। और दीवाने रियासत के प्रधान होते थे। नायब एक इंपॉर्टेंट पद है, बहराम शाह के समय शुरू हुआ। पहला नायब एतगीन थे और मुबारक शाह के समय लास्ट हुआ। अंतिम नायब खुसरो थे, और नायब पद का मतलब है राजा का संरक्षक। बहराम शाह के समय शुरू। अब जल्दी जल्दी दीवाने रियासत आपको ध्यान रखना है। दीवाने ए रियासत आपको ध्यान रखना है, ये दीवाने रियासत नहीं होगा। दीवाने रियासत एक बाजार नियंत्रण की संस्था है। दीवाने कोही एक कृषि का डेवलपमेंट है, कृषि विभाग दीवाने कोही है। दीवाने बंदगान, आपको याद है गुलाम के लिए दीवाने बंदगान है, सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के लिए है। दीवाने खैरात दान विभाग है फिरोज शाह तुगलक का। अमीरे आखुर अस्तबल के प्रधान होते थे, अमीरे आखुर। वकीले दर शाही कारखाना के निरीक्षक होते थे। तुर्क ए चहलगानी, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का बनाया और बलबन ने इसका दमन किया। दार उल सफा, बोलो दार उल सफा क्या थे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दार उल सफा क्या थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, अस्पताल थे, हॉस्पिटल थे। ये फिरोज शाह तुगलक के समय ये दार उल सफा हॉस्पिटल की स्थापना की गई। ध्यान रखना कि दार माने दवा, दवा से रोग शफा, तो ये दार उल सफा ध्यान में रखना है कि ये एक अस्पताल थे। इसमें अब हम लोग समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इक्ता प्रथा क्या था आपको जस्ट हम समझाए। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। इसी में आपको हमने समझाया था कि जो भी अधिकारी थे उनको नगद वेतन के बदले भूमि का देना इक्ता कहलाता था। छोटे छोटे अधिकारी को जो मिलते थे उसको इक्तेदार कहते थे, बड़े बड़े को जो मिलते थे उसको मुक्ति या वली कहते थे। अब आपको क्वेश्चन देगा वली क्या था, मुक्ति क्या था, तो बड़े बड़े इक्तेदार को मुक्ति या वली कहते थे। और एक कंसेप्ट आया था फवाजिल का। फवाजिल एक कंसेप्ट है जो देखो इक्ता में है। जब मुगल पढ़ाएंगे तो मनसबदार, जागीरदार, वहां ये सब फाजिल कंसेप्ट नहीं होगा। फाजिल क्या था? कोई व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मुक्ति बनाए, क्षेत्र दी,
तो वहां से वो भू राजस्व वसूल करेगा और भू राजस्व वसूल करने के बाद उसी खर्च से वो अपना सेना का मेंटेन करेगा, घोड़ा रखेगा, हाथी रखेगा, मेंटेन करेगा, अपना खर्चा मेंटेन करेगा। दोनों घटाने के बाद जो बच गया ये राजा के यहां भेज देगा, उसको फाजिल कहेंगे। धीरे धीरे इसी को ठेठ में हम लोग भी यूज करते हैं, फाजिल। कितना फाजिल है, आपने शब्द सुना होगा फाजिल। कितना फाजिल माने एक्स्ट्रा वसूला और खर्चा, ये घटाने के बाद बचा कितना, वो फाजिल है। और फाजिल एकता व्यवस्था का एक मेन टाइप्स रहा। बलवन के समय ये वसूली और तमाम के लिए ख्वाजा एक अधिकारी थे जो मुक्ति या वली पर अंकुश रखते थे। बिन तुगलक ने आमिल एक अधिकारी की नियुक्ति किया जो कंप्लीट इसका ऑडिट करता था। फिरोज शाह तुगलक के समय इक्तेदार को वंशानुगत कर दिया गया, इसके पहले इक्तेदार का ट्रांसफर होते थे। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पद रहा। अगला नंबर प्रशासन की इकाई, सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य प्रांत में विभाजित है और इसके बाद यह सिख में विभाजित है। बलवन ने सिख में विभाजित किया जिसको सिकदार कहते। परगना के प्रधान को ही आमिल कहते, ग्राम के प्रधान को खूत और मुकद्दम कहते। कई गांव को मिलाकर के जो कई ग्राम का समूह था उसके प्रधान को चौधरी कहते और खूत मुकद्दम और चौधरी यही भू राजस्व तहसीली करते थे। इसी के समय हम लोग देखें कि खूत मुकद्दम और चौधरी की स्थिति अलाउद्दीन खिलजी के समय एकदम खराब हो गया था। तो ये खूत मुकद्दम और चौधरी हिंदू अधिकारी थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला नंबर लास्ट है मंगोल और बस उसके बाद पूरे सल्तनत गोल। अब जरा एकदम ध्यान से सुनिए। मंगोल बौद्ध धर्मावलंबी थे, बाद में इस्लाम को अपनाए। 1221 में चंगेज खां, इसी का नाम तेमुजिन था। ये इल्तुतमिश के समय आक्रमण का खतरा हुआ लेकिन आक्रमण नहीं हुआ। पहली बार मंगोल आक्रमण 1241 में बहराम शाह के समय तेग बहादुर के नेतृत्व में हुआ। बलवन के समय 1285 में जब मंगोल आक्रमण हुआ तो शहजादा मोहम्मद मारा गया जो बलवन का बेटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जलालुद्दीन खिलजी, यही हम लोग देखे थे कि खिलजी वंश का है और जलालुद्दीन खिलजी ने भी मेन इसके समय नव मुसलमान आपको बताए थे अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये आए थे और ये मंगोल नव मुसलमान हुए जो मंगोलपुरी दिल्ली में बसाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जफर खां 1299 में मंगोल आक्रमण में ही मारा गया। 1306 में गाजी मलिक या मलिक काफूर, ये दोनों मिलकर के मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी के समय विफल किए। अंतिम रूप से 1387 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय तरमा शरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। तो अब हम समझते हैं कि मध्यकाल आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट सल्तनत खत्म होगी। अब आपका प्यार इसी प्रकार मिलेगा आपके शेयर से। हम केवल एक ही चीज चाहेंगे भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर